Hello everybody. In today's class we are going to learn about case in Hindi which is known as कारक. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर किसी भी भाषा में कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं और उन शब्दों के मेल से अगर एक संपूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है तो हम उसे वाक्य कहते हैं. साधारणतः वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें 8 प्रकारों में बांटा गया है जिन्हें हम वाक्य के भाग कहते हैं. ठीक है. इंग्लिश में इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है. आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं या जनरली जो भी स्टूडेंट है उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा. अगर नहीं पता है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. फिलहाल हम लोग कारक के बारे में बात करते हैं. तो 8 तरह के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम वाक्य के अंश या वाक्य के भाग के नाम में जानते हैं, उनके साथ कुछ चिन्ह भी प्रयोग होते हैं. असल में कारक उन्हीं चिन्हों के माध्यम से उस वाक्य का उस शब्द का क्या महत्व है, जिस शब्द के बाद कोई निश्चित चिन्ह लगता है उसका क्या महत्व है, इसी को हमें हमारे हिंदी व्याकरण में जो एक अध्याय है कारक वो बताता है. तो जनरली साधारणतः कारक भी 8 ही होते हैं और 8 कारक के अलग अलग चिन्ह हैं. किसी भी वाक्य के मुख्यतः सर्वसाधारण वाक्यों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: कर्ता, क्रिया और कारक. ठीक है. जैसे जैसे उनमें शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे शब्द के प्रकार भी बढ़ते जाते हैं. तो कर्ता और कर्म, ये दो जिन वाक्यांशों को हम संज्ञा और सर्वनाम के रूप में जानते हैं, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा और सर्वनाम, सभी संज्ञा और सभी सर्वनाम या तो कर्ता होंगे या कर्म होंगे. सबसे पहले हम कारक चिन्हों की बात कर लें. तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है ने. कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की ना ने नी इत्यादि अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे. कर्ता ने अब किसी भी वाक्य में जो किसी भी काम को करने वाला होता है, क्या उसे हम कर्ता कहते हैं. जैसे राम ने खाना खाया. राम ने खाना खाया. तो यार खाना जो क्रिया है, खाने की क्रिया को किसने किया? राम ने. तो ये राम इस वाक्य में कर्ता कहलाएगा. राम कर्ता कहलाएगा. खाया ये क्रिया कहलाएगा और खाना कर्म कहलाएगा. कर्ता द्वारा किए गए काम का फल जिस पे पड़ता है, मतलब कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर जिस पे होता है,
वो कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का असर जिस चीज पे होता है वो कर्म कहलाता है। तो राम ने खाना खाया में राम कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया और खाया क्रिया हो गया। ठीक है, और ने कर्ता का चिन्ह हो गया। यहाँ खाना के बाद भी को का चिन्ह है जो हिडन है, छुपा हुआ। ठीक है, जैसे राम ने खाया तो किसको खाया? खाना को खाया। तो यहाँ खाना के बाद जो को है वो छिपा हुआ है। तो बहुतों बार ऐसा होता है कि विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह जो है वो छिपा होता है और उसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके बाद अगर बात करें तो इस वाक्य में हम थोड़ा सा और जोड़ दें। राम ने चम्मच से खाना खाया। लाइव क्या हो, लाइव देखिए। राम ने चम्मच से खाना खाया। तो यार खाने को खाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? चम्मच का। तो कर्ता द्वारा किसी काम को करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है करण। कर्ता द्वारा किसी काम को करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है करण कारक। ठीक है, तो यहाँ करण कारक के बगल में, करण कारक के विभक्ति में इसे इंडिकेट करने के लिए हम लिख सकते हैं द्वारा। क्या है? द्वारा का सीधा मतलब है कि वो साधन जिसके द्वारा कर्ता ने किसी काम को किया। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। राम ने विक्रम को या इत्यादि किसी को भी बल्ले से मारा। क्या? मैंने कलम से पत्र लिखा। तो यहाँ पे कलम है या बल्ला है या चम्मच है, मतलब कोई भी ऐसा साधन जिससे हम किसी काम को करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी काम को करते हैं, वो कहलाएगा कर्ता करण कारक। कर्ता जो काम कर रहा है, कर्म जिसपे काम का असर पड़ रहा है, और करण जिसके द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, अब संप्रदान के लिए अब इसी वाक्य को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। राम ने पेट भरने के लिए या भूख मिटाने के लिए, सॉरी तो हम सीधा लिखते हैं भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने के लिए चम्मच से खाना खाया। तो मतलब है कि कर्ता द्वारा किए गए काम का जो उद्देश्य होता है, क्या कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का जो उद्देश्य होता है वो कहलाता है संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे खाना क्यों खाया गया? तो भूख मिटाने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करण कारक का उपयोग होना जरूरी है, उस कार्य का होना जरूरी होगा, लेकिन करण कारक का उपयोग होना जरूरी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे इसी एग्जाम्पल पे बात करें तो भूख मिटाने के लिए चम्मच से खाना जरूरी नहीं था, खाना जरूरी था। नहीं, चम्मच से खाना जरूरी नहीं था भूख मिटाने के लिए, खाना जरूरी था। अगर वो हाथ से भी खाता फिर भी उसका भूख मिटता। लेकिन यहाँ चम्मच से का जो प्रयोग मैंने किया है तो आप लोगों को करण कारक समझाने के लिए किया था। ठीक है, आपादान में भी से है, आपादान का भी विभक्ति से ही है, लेकिन यहाँ से का मतलब अलग होता है। यहाँ से का मतलब है जुदाई, अलग होना। जैसे राम खाकर घर से चला गया। राम खाकर घर से चला गया। क्या? तो यहाँ घर से जाने में क्या हो रहा है कि राम खाना खाने के बाद घर से अलग जा रहा है।
ठीक है। तो मतलब से जहाँ पे भी इस्तेमाल हो और वहाँ किसी के अलग होने का, पृथक होने का बोध हो, तो वहाँ हम कहेंगे कि यहाँ अपादान कारक प्रयोग में आया है। ठीक है। संबंध काके की नाने नी, तो असल में ये संबंध किसी भी कर्ता के क्रिया और कर्म से और उस मतलब सभी कारकों से उसके संबंध को दर्शाने वाली विभक्ति को हम संबंध कारक चिन्ह और शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम ने माँ के हाथ का बना खाना खाया। राम ने माँ के हाथ का बना खाना खाया। क्या? तो यहाँ खाना बनाने का संबंध किससे है? तो माँ से। क्या? जनरली हमारे घरों में भी खाना माँ ही बनाती हैं, और वैसे माँ के हाथ का बना हुआ खाना, हर किसी के माँ के हाथ का बना हुआ खाना सचमुच स्वादिष्ट होता है। ठीक है। और एक सलाह मेरी तरफ से आप सबों को, माँ जो भी बनाए, चाहे माँ किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो, माँ जो भी बनाए उसे हमें चुपचाप खा लेना चाहिए। जनरली बच्चों में होता है ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। बहुत सारे लोग उस हालात में भी जीते हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता है या माँ नहीं होती है। कभी वैसे लोगों के जीवन में झांक करके देखिए कि माँ के हाथ के खाने का क्या महत्व है। क्या? तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो खाने में डिस्टर्बेंस या फिर मनान, जिसको बोलते हैं ना, नखरे दिखाना, इस टाइप के कार्य जो भी बच्चे करते हैं, वो उनके लिए मेरा एक नसीहत है, एक सलाह है कि माँ जो भी बनाए उसे चुपचाप खा लिया करें। तो यहाँ संबंध कारक का संबंध कारक को माँ की से मैंने दर्शाया। खाना बनाने का संबंध किससे है? माँ से। और कर्ता का संबंध किससे है? माँ से। खाना बनाने वाले का संबंध किससे है? माँ से। तो यही वो चीजें हैं कि कर्ता का किसी भी शब्द के साथ, किसी भी शब्द के भाग या कारक के साथ जो संबंध दिखाने वाली विभक्ति होती है उसे हम कहते हैं संबंध कारक। क्या? अब है अधिकरण कारक। कॉपी मेज पर है, कॉपी मेज पर है। ठीक है। यहाँ संबंध अधिकरण कारक एक तरह से अधिकार दिखाता है या किसी खास वस्तु का, किसी खास वस्तु या व्यक्ति विशेष का स्थान, स्थिति बताता है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान, स्थिति या अधिकार बताते हो उन्हें हम अधिकरण कारक कहेंगे, और उनकी विभक्ति को अधिकरण कारक विभक्ति कहेंगे। ठीक है। संबोधन। संबोधन का सीधा मतलब है किसी को बुलाना। क्या? जैसे ए लड़का इधर आओ, या हे बालक इधर आओ। ठीक है। हे बालक इधर आओ। ये होता है संबोधन कारक। मतलब वैसे शब्द और वैसे चिन्ह जिनका प्रयोग हम किसी को बुलाने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए करते हैं उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे जो भी बच्चे भाषण वगैरह कभी दिए होंगे अपने स्कूल के या फिर अदर किसी सार्वजनिक समारोह में,
तो उसमें भी कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे अतिथिगण, शिक्षकगण। तो वहाँ पे गण शब्द भी जो है सभी शिक्षकों को, मतलब अतिथि कहने से तो विशेष अतिथि का बोध होगा, लेकिन उसमें गण लगा देने से उन सभी अतिथियों का बोध होगा जो आपके यहाँ आए हुए हैं। शिक्षक गण लगा देने से एक ही बार में आपके सारे शिक्षकों का बोध होगा। तो ये सब शब्द भी संबोधन कारक में ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कारक विभक्ति और कारक से जुड़े जो भी डाउट्स रहे होंगे, जो भी शंका या जानकारी की कमी रही होगी, वो इस वीडियो से पूरी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे या वीडियो में आप लोग कोई सुझाव देना जरूरी समझे तो कमेंट बॉक्स में आकर के सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।